हेलो एवरीवन। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक विडो। यह मूवी मार्वल फैंस के लिए बहुत ही अच्छी है। इस मूवी में नताशा रोमनॉफ के बचपन को दिखाया गया है। यह मूवी सिविल वार और इन्फिनिटी वॉर के बीच के सीन्स को बताती है। यह मूवी इंटरटेनिंग होने के साथ साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए इस मूवी को आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी स्टार्ट होती है साल 1995 से ओहायो में। इसमें नताशा को छोटे बच्चे के रूप में बताते हैं, जिसमें उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम येलिना होता है और इनकी माँ का नाम होता है मरीना। यह अपने डैड एलेक्सी के साथ एक फैमिली बनकर रहते हैं, जिसमें इनको यह दिखाना होता है कि ये रियल फैमिली है। हालांकि मरीना और एलेक्सी दो एजेंट होते हैं, लेकिन जब इनके बारे में ओहायो की पुलिस को पता लग जाता है तब वो यहाँ से बचकर एरोप्लेन में भागने लगते हैं। यहाँ पर फाइट सीन बताया गया है जिसमें मरीना को गोली लग जाती है, लेकिन नताशा एयरप्लेन को कंट्रोल कर उड़ा देती है और इसके बाद ये सब क्यूबा पहुँच जाते हैं। क्यूबा में इनको इस मूवी का मेन विलन ड्रैकोव सी ऑफ करता है और यही होता है रेड रूम का लीडर। रेड रूम के बारे में हमें इस मूवी के आगे पता चलेगा। एरोप्लेन से मरीना को उतारा जाता है और अभी भी वह जिंदा होती है। इसके बाद दोनों लड़कियों को बेहोश कर ले जाया जाता है और इसके बाद उनको ब्लैक विडो की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ से नताशा कुछ दिनों के बाद भाग जाती है। इसके बाद 21 साल बाद का टाइम बताया गया है, जिसमें नताशा रोमनॉफ को खुफिया एजेंट पकड़ने आए होते हैं। एक्चुअली यहाँ यह बताया गया है कि नताशा रोमनॉफ ने स्कोबिया समझौते को तोड़ा हुआ है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे एजेंट आए हुए होते हैं, लेकिन नताशा किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरक्को में, जहाँ पर ब्लैक विडो का एक ग्रुप भागी हुई ब्लैक विडो को पकड़ने के पीछे लगा हुआ होता है। ब्लैक विडो में नताशा की छोटी बहन येलिना भी होती है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। वो भागी हुई ब्लैक विडो से फाइट करती है और उसे मार भी देती है, लेकिन मरते टाइम वो भागी हुई ब्लैक विडो एक तरह की गैस छोड़ती है जिससे नताशा की बहन पर अपना कंट्रोल वापस आ जाता है। दोस्तों, इस रेड रूम को ऐसा बताया गया है कि वह ब्लैक विडो के माइंड को कंट्रोल करता है और जो चाहे वो सब करवा सकता है, लेकिन इस भागी हुई विडो ने जो गैस छोड़ी है उस गैस की वजह से दिमाग पर जो भी कंट्रोल होता है वो बंद हो जाता है। अब नताशा की बहन अपने दिमाग पर खुद कंट्रोल कर सकती है। दिमाग पर कंट्रोल आ जाने के बाद वो भागी हुई ब्लैक विडो को देखती है जो कि मर रही होती है। मरते टाइम वह उसे लाल तरह की जो गैस होती है वो उसे दे देती है और बाकी ब्लैक विडो को आज़ाद करने के लिए बोलती है। इसके बाद वह उस लाल गैस को अपने साथ ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नताशा पर, जो कि जंगल में बने हुए घर में रहती है और वहाँ वो देखती है कि उसके बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। वो अपनी गन को निकाल लेती है, तब उसे पता चलता है कि वो तो उसका दोस्त मेसन है, जो कि उसको पासपोर्ट और नकली वीज़ा देने आया होता है। वो उसे बोलता है कि जब तक तुम चाहो इस घर में रह सकती हो। वो अपने साथ नताशा का कुछ पुराना सामान भी लेकर आया होता है। नताशा उस सामान को कचरा समझती है, इसलिए वो उसे फेंकने के लिए अपनी कार की डिग्गी में डाल देती है। रात को जब वो म्यूज़िक सुन रही होती है तो अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। तब वो देखती है कि जनरेटर का फ्यूल ख़त्म हो चुका है और वो अपनी कार निकालकर फ्यूल लेने जाती है। तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और वो मरने से बाल बाल बचती है। लेकिन तभी वो देखती है कि कोई मास्क पहने हुए उसकी तरफ आ रहा है। दोस्तों, इसे हम मूवी में टास्क मास्टर बोलेंगे। यहाँ पर नताशा और उस टास्क मास्टर की फाइट सीन दिखाया गया है, जो कि नताशा की हूबहू कॉपी कर रहा होता है और उसी के हथकंडे उस पर अपना रहा होता है। वो नताशा को बुरी तरह से मारता है और जो उसका डिग्गी में सामान रखा होता है जिसे नताशा कचरा समझ रही होती है वो उसे उठाने लग जाता है। तब नताशा को पता चलता है कि वो मास्क मैन उसको मारने नहीं बल्कि उसका सामान लेने के लिए आया हुआ होता है। दोस्तों, सामान में वही लाल गैस होती है जो कि नताशा को उसकी बहन ने भेजी होती है। नताशा किसी तरह से फाइट कर उस टास्क मास्टर से उस गैस को ले लेती है और पानी में छलांग लगा देती है। दोस्तों, ये टास्क मास्टर कौन है ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। इसके बाद नताशा वो गैस लेकर बुदापेस्ट चली जाती है, जहाँ वो अपनी बहन से मिलती है। वो दोनों काफ़ी समय बाद मिल रहे होते हैं, इसलिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद नताशा अपनी बहन को हरा देती है। इसके बाद नताशा अपनी बहन से उस लाल गैस के बारे में पूछती है
तो उसकी बहन उसे बताती है कि जो भी ये गैस है उसे दिमाग पर जो भी कंट्रोल हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी बहन ने नताशा के पास इस गैस को इसलिए भेजा होता है ताकि वो एवेंजर्स की हेल्प लेकर रेड रूम को ख़त्म कर दे। लेकिन नताशा यहाँ कहती है कि उन्होंने रेड रूम को काफ़ी समय पहले ही ख़त्म कर दिया है। लेकिन तभी उसकी बहन बोलती है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है और ब्लैक विडो को दुनिया भर में फैला रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक विडो का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जिससे वह किसी तरह से बच जाती हैं। लेकिन उनमें से एक ब्लैक विडो नताशा के सामने ही बिल्डिंग से गिर जाती है। नताशा उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन ड्रैकोव उस ब्लैक विडो के दिमाग पर कंट्रोल कर रहा होता है। वह उसकी बॉडी में ब्लास्ट कर देता है और नताशा के सामने ही वो ब्लैक विडो मर जाती है। इसके बाद नताशा को समझ आता है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है और वह दुनिया भर में ब्लैक विडो को फैला रहा है। तब वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन टास्क मास्टर उनके पीछे आ जाता है। नताशा ने बुदापेस्ट में काफ़ी समय बिताया होता है, इसलिए वो इस जगह को अच्छी तरह से जानती है और वो अपनी बहन को लेकर एक जगह छिप जाती है ताकि वो टास्क मास्टर से बच सके। बचने के बाद नताशा अपनी बहन को बताती है कि कैसे उसने ड्रैकोव को मारा था। दोस्तों, उसने एक बिल्डिंग को उड़ा दिया था जिसमें ड्रैकोव की बेटी होती है और नताशा को ये लगता है कि ड्रैकोव भी वहीं पर होगा, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग को ही अवेंजर्स के साथ मिलकर उड़ा देते हैं। और उसके बाद नताशा को यही लगता है कि रेड रूम खत्म हो चुका है, लेकिन जब वो आज ब्लैक विडो के ग्रुप को देखती है तब उसे पता चलता है कि रेड रूम अभी भी चल रहा है। तभी वो दोनों बहनें मिलकर रेड रूम को खत्म करने का प्लान बनाती हैं। नताशा अपने दोस्त मेसन से मिलती है जिसने उसको घर दिया था। मेसन उनको एक हेलीकॉप्टर देता है जिससे दोनों लड़कियां एलेक्सी, जो कि बचपन में उनका बाप था, उसको जेल से छुड़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि एलेक्सी ड्रैकोव के साथ ही काम करता था। एलेक्सी बहुत पावरफुल होता है और वो जेल में हर किसी को पंजे में हरा रहा होता है। तभी उसे जेल में कैप्टन अमेरिका का एक छोटा खिलौना मिलता है, लेकिन जब वो उस खिलौने को खोलता है तो उसमें नताशा ने माइक्रोफोन छिपाया होता है, जिसमें नताशा की आवाज आ रही होती है कि वो उसको जेल से भगाने आ रही है। यहाँ पर छोटा सा फाइट सीन है और जिसमें दोनों लड़कियां अपने बचपन के डैड को छुड़ाने में सफल हो जाती हैं और हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुँच जाने के बाद जब वो एलेक्सी को रेड रूम के बारे में पूछती हैं तो उसे भी कोई पता नहीं होता, लेकिन वो उन दोनों को बताता है कि जो भी उनकी बचपन में माँ बनी थी वो आज भी रेड रूम के साथ काम कर रही है। तभी वो तीनों अपनी बचपन की माँ यानी मलीना से मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर वो तीनों पैदल चलने लगते हैं। मलीना उन तीनों को दूर से ही देख लेती है, लेकिन अपनी गन से शूट नहीं करती। मिलने के बाद वो तीनों को अपने घर ले जाती है। घर जाने के बाद चारों खाना खाने लग जाते हैं और तभी मलीना उन तीनों को बताती है कि किस तरह से साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर वो चाहे तो सुअर कभी भी सांस नहीं लेगा। दोस्तों, यहाँ पर फैमिली का सीन दिखाया गया है जहाँ पे नताशा की छोटी बहन बोलती है कि वो आज भी मलीना को ही अपनी माँ मानती है। यहाँ पर मलीना भी इमोशनल हो जाती है और वो नताशा को बता देती है कि उसने रेड रूम को उनके आने के बारे में बता दिया है और वो थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद रेड रूम की टीम वहाँ पे आ जाती है और उन सभी को बेहोश करके रेड रूम के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, तब हमें पता चलता है कि आज तक रेड रूम को क्यों नहीं ढूंढा गया, क्योंकि रेड रूम ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच में बना हुआ होता है। रेड रूम पहुंच जाने के बाद मलीना ड्रैकोव से उसके कैबिन में मिलती है, जहां पर ड्रैकोव उसको नताशा को गुलाम बनाने के लिए कहता है। दोस्तों, यहां पर टास्क मास्टर भी होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मलीना के रूप में नताशा होती है, जिसने मलीना का नकली चेहरा लगाया हुआ होता है। नताशा ड्रैकोव को अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी ड्रैकोव टास्क मास्टर को उसका मास्क उतारने के लिए कहता है। दोस्तों, टास्क मास्टर ड्रैकोव की ही बेटी होती है, जिसको नताशा ने उस बिल्डिंग के साथ उड़ा दिया था। ड्रैकोव ने अपनी बेटी को एक चिप के सहारे जिंदा रखा हुआ होता था और अब वो इतनी टैलेंटेड थी कि वो किसी के भी फाइट को कॉपी कर लेती थी। दोस्तों, ड्रैकोव ने अपनी बेटी को भी कंट्रोल किया हुआ था और वो सब उसी के इशारे पर काम करती थी। इसके बाद वो अपनी बेटी को वहाँ से भेज देता है और तभी मरीना माइक्रोफोन का यूज कर अपनी छोटी बेटी को वहाँ से बचा लेती है। इन सभी का प्लान होता है कि रेड रूम को धरती पर वापस ले जाया जाए और ड्रैकोव को पुलिस के हवाले कर दिया जाए।
लेकिन ड्रैकोव ये समझ आता है और मेलिना को रेड रूम पर कंट्रोल करने से रोक देता है। इसके बाद ड्रैकोव अपनी बेटी को मेलिना को मारने के लिए भेज देता है। इसके बाद नताशा ये समझती है कि ड्रैकोव अभी इस रूम में अकेला है, तो नताशा उसे मारने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नताशा उसे मार नहीं पाती, क्योंकि ड्रैकोव ने सभी ब्लैक विडो पर एक फेरोमिनल लॉक लगाया होता है। फेरोमिनल लॉक एक तरह की गंध होती है जो कि ब्लैक विडो को ड्रैकोव को मारने से रोकती है। यहाँ पर ड्रैकोव की बेटी अलेक्सी के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। लेकिन तभी नताशा ड्रैकोव को उकसाने लगती है और वो उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। बहुत सारा गुस्सा दिलाने के बाद ड्रैकोव उसको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरा वीडियो नेटवर्क दिखा देता है। दोस्तों ये नताशा की चाल होती है ताकि उसका कंट्रोल कितना ज़्यादा है ये पता चल सके। सब कुछ जान लेने के बाद नताशा अपनी नाक की हड्डी तोड़ लेती है और जो भी उसका फेरोमिनल लॉक होता है वो खत्म हो जाता है। ड्रैकोव ये समझ जाता है कि नताशा उसको मार सकती है, इसलिए वो सभी ब्लैक विडो जो कि रेड रूम में होती है उन सभी को अलर्ट कर देता है और वो नताशा को मारने के लिए आ जाती है। इधर मेलिना अपनी छोटी बेटी को उस लाल गैस के साथ सभी ब्लैक विडो को आज़ाद करने के लिए बोलती है, ताकि उन सभी का भी अपने दिमाग पर कंट्रोल आ सके। लेकिन तब तक सारी ब्लैक विडो नताशा के पास पहुंच जाती हैं और उसको मारने लगती है। नताशा इन सबको मारना नहीं चाहती, इसलिए वो फाइट नहीं करती। सारी ब्लैक विडो मिलकर नताशा को मार रही होती है, लेकिन तभी वहां पे नताशा की छोटी बहन पहुंच जाती है और वो लाल गैस को वहां पे छोड़ देती है, जिससे सारी ब्लैक विडो ठीक हो जाती है। उसके बाद नताशा उस कंप्यूटर से सारी दुनिया भर की ब्लैक विडो की कॉपी ले लेती हैं, ताकि उसके बाद उन सभी को छुड़ाया जा सके। तब तक मेलिना रेड रूम के एक इंजन को खराब कर देती है और वो नताशा से कहती है कि अब उनको क्रैश लैंडिंग ही करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो नताशा डिटेल्स को डाउनलोड कर रही होती है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद नताशा उस ड्राइव को ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि ड्रैकोव की बेटी जो कि टास्क मास्टर है वो एक कमरे में कैद हो चुकी है। नताशा को पता होता है कि उसे छुड़ाने के बाद वो उस पर हमला कर सकती है, लेकिन नताशा फिर भी उस कमरे में लगे शीशे को खोल देती है और उसके बाद वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। तब तक ड्रैकोव वहाँ से जहाज लेकर भागने लग जाता है, लेकिन नताशा की छोटी बहन उस जहाज के इंजन को खराब कर देती है, जिससे ड्रैकोव के जहाज में ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। इसी बीच नताशा की बहन उस धमाके से गिरने लगती है, जिसे नताशा किसी तरह से बचा लेती है और पैराशूट उसे दे देती है और खुद ड्रैकोव की बेटी के साथ जमीन पर गिर जाती है और पैराशूट होने से दोनों बच जाती हैं। यहाँ पर दोबारा टास्क मास्टर उसके साथ फाइट करने लग जाता है, लेकिन नताशा सही समय पर उस लाल गैस को उस पर छोड़ देती है, जिसकी वजह से ड्रैकोव की बेटी का उसके दिमाग पर कंट्रोल आ जाता है। यहाँ नताशा उससे माफ़ी मांगती है और फिर हम देखते हैं कि सारा रेड रूम नीचे गिर जाता है और सब के सब बच जाते हैं, लेकिन ड्रैकोव मारा जाता है। तभी वहाँ पर वही एजेंट अपनी फोर्स के साथ आ रहा होता है जो कि नताशा को सोकोविया समझौता तोड़ने में गिरफ्तार करना चाहता है। नताशा अपनी फैमिली को गुड बाय कर कर वहाँ से भेज देती है। इसके बाद 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया गया है, जिसमें नताशा अपने बालों के कलर को बदल चुकी होती है और उसका वही दोस्त अब की बार क्वीन जेट उसे देता है। नताशा की इस लुक को इन्फिनिटी वॉर में भी दिखाया गया है। दोस्तों अगर मूवी पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।